हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमबीसीसी क्लासेस। चलिए डियर, आज हम लोग ये भारत में राष्ट्रवाद ये अध्याय जो है इसका एक नया टॉपिक गांधी युग के बारे में पढ़ेंगे, है ना। आप देख रहे होंगे बोर्ड पर लिखा हुआ है गांधी युग और यहाँ डेट दिया हुआ 1919 से 1947। अब गांधी जी, पहले गांधी जी का परिचय, गांधी जी का इसके बाद जीवन में क्या गया कार्य, गांधी जी का देश को देन, गांधी जी को दुनिया का देन, और इस समय को 1919 से 1947 तक को गांधी युग ही क्यों कहा जाता है। इसमें तो और बहुत सारे नेता थे, गांधी जी से वरिष्ठ नेता लोग भी थे, उनका नाम क्यों नहीं, उनका युग क्यों नहीं, गांधी युग ही क्यों। इन सारी बातों पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। इसीलिए आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, और अगर इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देख लिए तो गांधी जी से जुड़े हुए कोई भी प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए सबसे पहले गांधी जी के बारे में। गांधी युग 1919 से 1947 तक गांधी थे कौन? महात्मा गांधी, जिसे कि पूरा दुनिया महात्मा गांधी के नाम से जानती है, वो महात्मा गांधी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। और उनके पिताजी का नाम था, देखिए गुजरात के लोगों में क्या होता है कि अपने नाम के साथ में उनके पिता का नाम जुड़ा हुआ होता है ना, इसीलिए गांधी जी का नाम हमने क्या कहा, मोहनदास करमचंद गांधी। तो ध्यान रखिएगा कि मोहनदास उनका अपना नाम हुआ, करमचंद गांधी उनके पिताजी का नाम। मतलब गुजराती लोगों के नाम में क्या होता है कि उनका पिताजी का नाम जुड़ा हुआ होता है। तब तो ये स्पष्ट उनका जन्म गुजरात में हुआ था, है कि नहीं। गुजराती लोग हम कह रहे हैं नाम में जुड़ा हुआ, मतलब क्या गुजरात के लोग रहने वाले थे। तो गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, उनके पिताजी का नाम था करमचंद उत्तमचंद गांधी, यानी कि उनके दादाजी का नाम उत्तमचंद था, यानी कर लीजिए। और उनकी माँ का नाम था पुतलीबाई, ध्यान रखिएगा। पिताजी का नाम करमचंद गांधी और शॉर्ट में वैसे करमचंद उत्तमचंद गांधी है, माँ का नाम पुतलीबाई, ठीक है। उनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। 2 अक्टूबर 1869 को उनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो गांधी जी का जन्म हमारे भारत के जो गुजरात प्रदेश है ना, गुजरात प्रदेश के पोरबंदर नामक ज़िले में, पोरबंदर जिला का जो जिला मुख्यालय है वो भी पोरबंदर ही है, तो वही पोरबंदर में उनका जन्म हुआ था। गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ था, ठीक है। और उनके पिताजी जो थे करमचंद उत्तमचंद गांधी, उनको कवा गांधी भी कहा जाता था। वो करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। और दीवान क्या होता है, तो उस समय में जो है ना रियासत होता था, रियासत की राजधानी में दीवान एक बहुत बड़ा पद हुआ करता था, है ना। तो रियासत को संभालने के लिए तो वो राजकोट के दीवान थे। गांधी जी बचपन से कोई मेधावी छात्र नहीं थे, औसत छात्र थे, है ना, ठीक ठाक। और बचपन में कुछ उनमें बुराइयां भी थी, कुछ बुरी संगति भी थी। बाद में उन्होंने उसे अवॉइड किया, त्याग किया और सदा के लिए त्याग कर दिया, जो कि अनुकरणीय है। हम लोगों को अपने जीवन में अनुकरण करना चाहिए। और इसके बाद उनकी प्रारंभिक पढ़ाई भारत में ही हुई। प्रारंभिक पढ़ाई पूरी करने के बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड जाने के बाद वहाँ उन्होंने कानून की पढ़ाई की, बैरिस्ट्री की पढ़ाई की। उस समय बैरिस्टर का पद हुआ करता था। और वहाँ से वो फिर भारत लौटे। गांधी जी प्रारंभिक पढ़ाई पूरी करने के बाद कहाँ गए? इंग्लैंड चले गए पढ़ने के लिए। और वहाँ से उन्होंने कानून की पढ़ाई की, अर्थात कि बैरिस्ट्री की पढ़ाई की। और बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के बाद सन 1891 ईस्वी में वो क्या होता है, पुनः भारत आ जाता है। भारत में बॉम्बे आ जाता है, बम्बई, जिससे आजकल हम लोग मुंबई नाम बदल गया है। बम्बई आ गए और बम्बई के कोर्ट में वो बैरिस्ट्री करने लगे। लेकिन शुरुआत में उन्हें वहाँ भी सफलता नहीं मिली। उसी दौरान क्या होता, एक केस के सिलसिले में, एक मुकदमा के सिलसिले में सन 1893 ईस्वी में गांधी जी चले जाते हैं दक्षिण अफ्रीका। क्योंकि उस समय में क्या था कि दक्षिण अफ्रीका में भी अंग्रेज़ की शासन थी, हमारे देश में भी अंग्रेज़ की शासन थी। अंग्रेज़ की तो बहुत बड़ी साम्राज्य थी, बहुत बड़ी साम्राज्य थी। इतना बड़ा साम्राज्य था अंग्रेज़ का कि उनके साम्राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता था। कहने का अर्थ कि यहाँ अगर सूर्यास्त हुआ तो कहीं दूसरे देश में तो सूर्योदय हुआ रहता। आपको मालूम है भौगोलिक रचना। तो वहाँ उसका शासन था, इतना बड़ा साम्राज्य था अंग्रेज का। तो दक्षिण अफ्रीका में भी उन्हीं का शासन था। इसीलिए एक मुकदमे के सिलसिले में उन्होंने कहाँ गया, बम्बई से दक्षिण अफ्रीका चले गए। कब? सन 1893 ईस्वी में। वहाँ जाने के बाद दक्षिण अफ्रीका की हालत को देखने के बाद गांधी जी के दिल में ये बात आया कि यहाँ के जो प्रवासी लोग हैं, भारतीय प्रवासी लोग जो दक्षिण अफ्रीका में भारत के लोग जो रहते हैं, भारतीय प्रवासी,
उनके साथ अंग्रेज वहाँ बड़ा भेदभाव करता था, काला गोरा का भेद करता था, बहुत तरह से प्रताड़ित करता था। गांधी जी ने वहाँ इनका विरोध करना शुरू किया। विरोध करने के लिए उन्हें बहुत कष्ट झेलना पड़ा, बहुत कष्ट झेलना पड़ा, ठीक है। लेकिन झेलने के बाद उन्होंने एक बड़ा हथियार का प्रयोग किया जिसका नाम है सत्याग्रह। सत्याग्रह का प्रयोग करके उन्होंने क्या किया कि वहाँ दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाई की, संघर्ष किया। सत्याग्रह से, कोई हथियार से नहीं, सत्याग्रह से उन्होंने क्या किया, विरोध किया, संघर्ष किया। किसके साथ? अंग्रेज़ों के साथ। संघर्ष के दौरान क्या होता है कि उन्हें सफलता मिली। शुरुआत में तो बहुत कठिनाई हुई, उन्हें सफलता मिली। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा कि गांधी जी को जो सफलता मिली उसमें एक बहुत बड़ा योगदान उनकी वाइफ, उनकी जो पत्नी थी, धर्मपत्नी थी, आप लोगों ने नाम सुना होगा, कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी का बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने उनका जीवन भर जो साथ दिया, राजनीतिक से लेकर के सामाजिक, व्यक्तिगत सभी जीवन में उन्होंने भरपूर उनका सहयोग दिया। तो कस्तूरबा गांधी हमेशा उनके साथ रहते थे और सभी काम में वो भागीदारी निभाते थे। तो कुल मिलाकर के गांधी जी सत्याग्रह के आधार पर क्या करते हैं कि वहाँ जो अपना दक्षिण अफ्रीका में जो सत्याग्रह का प्रयोग किया वहाँ वो सफल हुए। सफल होने के बाद वहाँ से वो 1915 ईस्वी में, सन 1915 ईस्वी में वो भारत चले आते हैं। भारत आने के बाद उन्होंने देखा कि भारत की तो दशा और दयनीय थी और बुरी हालत में भारत फंसी हुई थी। यहाँ आने के बाद उन्होंने भारत का हालात देखा और उन्होंने राजनीतिक गुरु बनाया गोपाल कृष्ण गोखले को। और ध्यान रखिएगा, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले को राजनीतिक गुरु बनाने के बाद गुरु ने उनको आदेश दिया कि पहले तुम एक बार भारत भ्रमण करके आ जाओ, क्योंकि जब तक तुम भारत को देख नहीं लेगा तब तक भारत के बारे में कुछ सोचना, कुछ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उन्होंने ऐसा ही किया, अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के आदेशानुसार पूरा देश में भ्रमण किए। और अगर इस बात को और आपको अच्छा ढंग से जानना है तो आजकल तो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का युग है और सोशल मीडिया, तो इसीलिए आप लोग कोशिश करेंगे कि आप खोज के देख सकते हैं। गांधी एक पिक्चर बना था हमारे यहाँ, गांधी बड़ा पॉपुलर हुआ था, है ना, बहुत दिनों तक हमारे यहाँ देश में धूम मचाया था गांधी पिक्चर। उस गांधी पिक्चर में देखने के बाद आपको गांधी के चरित्र के बारे में और बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अब देखिए होता क्या है, 1915 में आए, इसके बाद 1916 ईस्वी में उन्हें एक मौका मिलता है। लेकिन शुरुआत में गांधी जी आए ना तो उनका विचार था कि हम राजनीति से अलग रहें, राजनीति में नहीं जाएं, लेकिन समाज सेवा, जन कल्याण करें, है ना, लेकिन राजनीति में नहीं जाएं। यहाँ आने के बाद क्या होता है कि एक आश्रम वो बनाते हैं गुजरात के साबरमती नाम नदी के किनारे, साबरमती आश्रम का स्थापना करते हैं सन 1916 ईस्वी में। साबरमती का आश्रम का स्थापना किया उन्होंने। और सन 1916 ईस्वी में ही क्या होता है, सन 1916 ईस्वी में ही उन्हें एक मौका मिलता है, एक अवसर मिलता है उद्घाटन समारोह में बोलने का। उद्घाटन समारोह में बोलने का अवसर। कौन सा उद्घाटन समारोह? तो आप लोगों ने BHU का नाम सुना होगा, नहीं सुना हो जान लीजिए। BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, है ना, जो कि अभी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का दर्जा उन्हें मिल चुका है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, उनकी स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। तो वो उसका उद्घाटन समारोह था। उद्घाटन समारोह में गांधी जी को बोलने का मौका मिला मंच से। और जब उन्होंने मंच से बोला गांधी जी, तो उनके विचार से पूरा देश प्रभावित हुआ। जो लोग वहाँ सुन रहे थे सभी प्रभावित हुए, क्योंकि उन्होंने पहली बार वो कोई ऐसे सार्वजनिक मंच से देश के गरीब और किसान के बारे में बताया, चर्चा किए थे। और उन्होंने कहा कि गरीब और किसान, गरीबों और किसानों का जब तक यहाँ उन्नति नहीं होगा इस देश में, तब तक इस देश की विकास के बारे में हम सोच नहीं सकते और अधूरा रह जाएगा, नहीं हो पाएगा। ये बात कहीं ना कहीं लगा, जो भी वो सुनने वाले थे सभी को लगा कि नहीं, गांधी जी का ये बात बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। और आज के डेट में वायरल होता है ना, वीडियो वायरल, ऑडियो वायरल। तो उस टाइम में तो वीडियो ऑडियो वायरल होता नहीं था, इतना तो हमारे यहाँ नेटवर्क था नहीं, ना सोशल मीडिया इतनी मजबूत थी। तो उस समय में पर्सनालिटी वायरल होता था, व्यक्तित्व वायरल होता था। तो गांधी जी का व्यक्तित्व वायरल हो गया। 1916 में BHU में जो उद्घाटन समारोह में उन्होंने बोला, उनसे उनके व्यक्तित्व लोगों के, दुनिया वालों के सामने में आया, देश वालों के सामने में आया और उनका व्यक्तित्व वायरल हो गया देश में। व्यक्तित्व, कैरेक्टर, है ना, पर्सनैलिटी, उनका जो है व्यक्तित्व जो है वो वायरल हो गया। और वायरल होते ही गांधी जी लोकप्रिय हो गए पूरे देश में।
और इसके बारे में अब कहा जाता है कि उनको मोहनदास करमचंद गांधी नाम था, महात्मा गांधी कैसे बना। कुछ लोगों का मानना है कि एक वैद्य ने उनको नाम दिया था, महात्मा सबसे पहले कहा था। हाँ, कुछ लोगों का मानना है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें सबसे पहले महात्मा कहा था, लेकिन अधिक से अधिक लोग यही रविंद्रनाथ टैगोर को ही मानते हैं, इसलिए हम लोग भी यही मानेंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले उन्हें महात्मा कहा था। अब क्या होता है कि किसान और गरीब को गांधी से बड़ा उम्मीद जगती है, और इसी सिलसिले में क्या होता है कि हमारे बिहार के राजकुमार शुक्ल नाम के एक किसान चले जाते हैं गांधी जी के पास मिलने के लिए, और गांधी जी से आग्रह करते हैं कि हम किसानों को ये नील की खेती करने के लिए मजबूर कर रही है अंग्रेज, और इससे हम परेशान हो गए, हमारी आर्थिक स्थिति बदहाल हो गई है, लेकिन अंग्रेज सरकार कुछ मानने के लिए तैयार है ही नहीं, इसीलिए कृपया करके आप हमारी मदद करें। गांधी जी ने उनका आग्रह को स्वीकार कर लिया और गांधी जी चले आए कहाँ? बिहार में चंपारण जिला। आज हमारे यहाँ चंपारण 2 भागों में बट गया बिहार में, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पहले एक ही चंपारण था। चंपारण आते हैं, और चंपारण आने के बाद वो क्या करते हैं? किसानों के विरोध में, किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा था इसके विरोध में वो आवाज़ उठाते हैं, और आवाज़ उठाते हैं, लेकिन हथियार उनका 2 ही है, ध्यान रखिएगा, सत्य और अहिंसा। ये 2 हथियार को लेकर के वो क्या करते हैं? आवाज़ उठाते हैं, और इस सिलसिले में उस पर मुकदमा हो जाती है और गांधी जी को जेल में भी रहना पड़ता है। लेकिन हाँ, गांधी जी मोतिहारी के जेल में भी रहे कुछ दिन, फिर उनको रिहा किया गया, लेकिन वो जिस मकसद से आए थे उनमें उन्हें सफलता मिली और यहाँ के किसानों को उन्होंने राहत दिलवाया। और इस प्रकार से सन 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। ध्यान रखिएगा, गांधी जी का पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह भारत में, और वो कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। कब हुआ था? सन 1917 ईस्वी में हुआ था। इसके लिए किसने आमंत्रित किया था? राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रित किया था। ये मैट्रिक से लेकर के बीपीएससी तक का क्वेश्चन है, राजकुमार शुक्ल के बारे में तो लगभग पूछ ही लेता है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये हुआ गांधी जी का 1917 की बातें, 1917 तक की बातें। अब गांधी जी का धीरे धीरे सत्याग्रह जैसे ही सफल हुआ तो गांधी जी से और देश के लोगों की उम्मीद जगने लगी, उम्मीद बढ़ने लगी। तब जाकर के 1920 से 22 उनका प्रमुख 3 आंदोलन रहा है गांधी जी का अपने जीवन में। ये तो चंपारण सत्याग्रह शुरुआत था, लेकिन छोटा था। व्यापक देश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रव्यापी स्तर पर उनका 3 आंदोलन रहा है। जो प्रमुख आंदोलन है उसका नाम हम यहाँ लिख देते हैं। सबसे पहला है उनका असहयोग आंदोलन, ठीक है, पहला है असहयोग आंदोलन। ये आपको चला था, असहयोग आंदोलन चला था 1920 से 22 तक। इसके बाद दूसरा आंदोलन आता है इसका सविनय अवज्ञा आंदोलन। हालांकि ये 2 चरण में चला था, और टोटल अगर आप समय कहें सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसमें अगर आप टोटल कहें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का टाइम था 1930 से 34 तक, ठीक है, यानी 1934 तक। इसके बाद और आगे बढ़े हम लोग तो उनका तीसरा आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, है ना, भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि उन्होंने सन 1942 ईस्वी में चलाया था, ठीक है। इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी हम लोग जानते हैं भारत में। तो क्या देखा हमने? 3 व्यापक इसका आंदोलन था, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। अब ये 3 आंदोलन आपने देखा तो 17 से कहानी शुरू होती है, 20 में राष्ट्रव्यापी आंदोलन, और 19 से ही इसका जो है ताना बाना बुना जाता है। वो कहाँ से आप जान रहे? खिलाफत आंदोलन से। खिलाफत आंदोलन के बारे में आप चर्चा करें कभी हम आगे। तो खिलाफत आंदोलन से को ही धीरे धीरे कन्वर्ट कर दिया गया था असहयोग आंदोलन में, और पूरा देशव्यापी असहयोग आंदोलन चला था। इसके बाद दूसरा आंदोलन उसका सविनय अवज्ञा आंदोलन चला। ये सब लंबी टॉपिक है, इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, इसलिए केवल इसका परिचय करवा रहे हैं अभी हम। और तीसरा था इसका 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, 1942 ईस्वी में। और कुल मिलाकर के बाद में क्या होता है कि 1947 में आपको तो मालूम ही है, 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। और ये सत्य और अहिंसा के हथियार के बल पर गांधी जी क्या करते हैं कि अंग्रेज को मजबूर कर देते हैं भारत छोड़ने के लिए। अब अकेले गांधी जी का नाम लें तो बेईमानी हो जाएगी,
हमारे बहुत सारे वीरों ने अपनी कुर्बानी दी, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी यातनाएं सही, लेकिन ये कहा जब गांधी की चर्चा कर रहे हैं इसीलिए हम, और गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं तो इसीलिए पहले तो प्राथमिकता उनको देनी ही होगी और इसीलिए हम लोग देते हैं प्राथमिकता, और सम्माननीय है, राष्ट्रपिता है। तो कुल मिलाकर के 15 अगस्त 1947 को आज़ादी दिलवाई। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उस गांधी, ऐसे महान गांधी जिनका जन्म दिवस 2 अक्टूबर को हम लोग प्रत्येक वर्ष मनाते हैं, और अब तो दुनिया वाला भी मनाने लगा है गांधी का जन्म दिवस, महात्मा गांधी का जन्मदिन अहिंसा दिवस के रूप में। इतने बड़े अहिंसक थे कि अहिंसा दिवस के रूप में पूरे दुनिया उसका जन्म दिवस मनाती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश के एक उन्मादी लोग ने क्या किया कि सन 1948 30 जनवरी सन 1948 ईस्वी को गांधी जी की हत्या कर देते हैं। और इस प्रकार से जो सारा जीवन अहिंसा का पुजारी रहा और वो हिंसा का शिकार हो गए, और गांधी जी 30 जनवरी 1948 को इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। तो काफ़ी दुखद घटना हुई थी। लेकिन इतने जीवन काल में उन्होंने 1869 से लेकर के 1948 उनका जन्म से मृत्यु की बातें हुई, अपनी इतनी जीवन काल में उन्होंने जितना कुछ किया इस देश के लिए, और जैसी फिलॉसफी, जैसी दर्शन उन्होंने दुनिया को दिया, शायद ही कोई राजनेता भी दे पाएगा। और सबसे बड़ी इसमें खासियत एक थी ना कि वो केवल राजनीतिक नेता ही नहीं, समाज सुधारक ही नहीं, आध्यात्मिक भी थे, आध्यात्मिक नेता थे। ठीक है, क्या थे वो? आध्यात्मिक नेता भी थे हमारे गांधी जी। तो ऐसे महान आत्मा थे, इसीलिए तो इसे महात्मा कहा गया, महान जोड़ आत्मा, महात्मा। तो इस प्रकार से 1919 से लेकर के 1947 तक हमने आपको कहा था कि इसी का युग क्यों कहा गया, इसे गांधी युग ही क्यों कहा गया इसे। तो 1919 से लेकर के 1947 तक हमारे यहाँ हजारों नेता, हजारों वीर, हजारों क्रांतिकारी क्या किए, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिए। लेकिन वर्चस्व जो रहा वो सबसे अधिक गांधी जी का रहा। राजनीतिक रूप से वर्चस्व सबसे अधिक किसका रहा? गांधी जी का रहा। हमने आपको कहा था ना कि पहले इनका क्या था, हम राजनीति में नहीं जाएं, लेकिन बाद में कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने, कांग्रेस भी ज्वाइन किए, फिर कांग्रेस छोड़े भी, आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से गांधी जी राजनीतिक में आए और 1919 से 1947 तक पूरा देश में इनका क्या रहा, इनका ही नाम गुंजता रहा। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, इसे गांधी युग कहते हैं। इनका वर्चस्व बना रहा, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, इसे गांधी युग कहते हैं। जैसे कि अभी मोदी युग चल रही है, आप लोगों को मालूम है ना, सन 2014 से लेकर के आज तक मोदी अच्छा किया, मोदी बुरा किया, मोदी है ना, जो किया वो मोदी। क्या और नेता नहीं है? बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे भी हमारे देश में, लेकिन मोदी का वर्चस्व है तो ये क्या कहलाएगा, भविष्य में मोदी युग कहलाएगा। तो ऐसे युग, वो सारा कौन युग था 1947 तक? गांधी युग था। ठीक है, तो ये है हमारा गांधी युग। और सत्य और अहिंसा की धारणा हमने आपको बताया। और सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि सत्य और अहिंसा की अवधारणा जो उनके अंदर में थी, उनका सीधा कहना था कि सत्य और अहिंसा किसी कमज़ोर का हथियार नहीं है, ये सबल का हथियार है। जो मजबूत है, जो सबल है, उनका हथियार है। और उन्होंने कहा था, उनका मानना था कि हमेशा अन्याय पर न्याय की जीत होती है, सत्य की हमेशा जीत होती है। इसीलिए हमें सत्य और अहिंसा का प्रयोग करना चाहिए। और जीवन भर उन्होंने केवल 2 ही हथियार का प्रयोग किया, एक था सत्य और अहिंसा। इसलिए हम लोग कहते हैं, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दिया आजादी हमें खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो साबरमती के संत थे, साबरमती में आश्रम बनाए थे, और उन्हें कमाल कर दिया कि बिना खड़ग, बिना हथियार उठाए, बिना तलवार उठाए, बिना ढाल उठाए, आज़ादी की दहलीज तक ला करके हम लोगों को पहुँचाए और आज़ादी दिलवाए। तो इस प्रकार से, इसीलिए इसे कहा जाता है गांधी युग, गांधी का वर्चस्व रहा। तो हमने गांधी जी के बारे में जाना संक्षेप में और विस्तार से। हाँ, एक बात तो छूट गया, कैसर हिंद, इसे दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने एम्बुलेंस सेवा जो किया था, इसके लिए इन्होंने क्या किया, इन्हें अंग्रेजों ने कैसर हिंद की उपाधि दी थी। ध्यान रखिएगा, कैसर हिंद की उपाधि दी थी, जो बाद में इन्होंने लौटा दिया एक घटना के क्रम में। आगे जिक्र करेंगे हम लोग क्यों ये कैसर हिंद की उपाधि लौटाए थे। ठीक है, तो चलिए आज गांधी जी के बारे में केवल हम लोग परिचित हुए। आगे हम लोग और पढ़ेंगे गांधी के बारे में, और जानेंगे क्या था, कैसे था, है ना, क्या सब किया। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, और सारे नेताओं के बारे में सारा कुछ जानकारी हम लोग हासिल करेंगे। लेकिन आज की वीडियो को यहीं हम रोक रहे हैं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई वीडियो हम अपलोड करें तो आपको अब नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले। तो ठीक है, मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।